पिछली क्लास में सबसे पहले जो हमने देखा था वो फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया था। फ्रिक्शन दो टाइप के होते थे, कौन से? स्टैटिक एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन होती है। म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है। ये वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? जैसे ही अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है? मोशन पे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने का तरीका होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस होता है, क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये दो चीजें हमने स्टार्टिंग में कल पिछली क्लास में पढ़ी थी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज की लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स के। हमने कुछ एग्जांपल देखा था, किसी बॉडी का अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है तो अगर आप 20 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और 20 न्यूटन से कम जितना भी फोर्स आपका अप्लाइड है वही उसका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर मान लो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो बॉडी मोशन पे आ जाएगी। मोशन पे आएगी तो हम क्या निकालेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, किसी भी बॉडी पे दो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर अप्लाई हो रहे हैं, एक कौन सा हो गया? नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। तो इनका जो रिजल्टेंट आर होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। ये दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की एक और डेफिनेशन हमने यहां पर देखी थी कि जो फ्रिक्शन होता है वो रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। ठीक है। और यहां हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें हमने देखा टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? म्यू एस के इक्वल होती है। ठीक है। फिर कुछ और चीजें हमने, एक्सेलरेशन भी कुछ कैलकुलेट किया था अगर आपको याद होगा। अगर कोई बॉडी मोशन में, मान लो इस डायरेक्शन में मोशन में, तो उसमें कुछ अप्लाइड फोर्स हो रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा वहां पर, तो जो उसका नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। और नेट फोर्स को हम किसके इक्वल कर देते हैं? एम इंटू ए से, जिससे आपको ए की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना, determine the maximum acceleration of the train. Determine the maximum acceleration of the train. Maximum acceleration of the train in which box lying on its floor, box lying on its floor will remain stationary, will remain stationary, will remain stationary, given that the coefficient of friction, the coefficient of static friction, given that the coefficient of static friction between the box, between the box and the train's floor, and the train's floor is 0.15, is 0.15. ठीक है। तो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है, और क्या आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकली इमेजिन कर पा रहे हो? क्या कभी ऐसी सिचुएशन देखी है आप लोगों ने जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है?
Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary, comma, given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15. क्या इस सिचुएशन को समझ पा रहे हो? हाँ, तो मान लेते हैं अगर ये ट्रेन हो गई, ठीक है, ये ट्रेन है और यहां से ये ट्रेन में एक उसका डब्बा है, उसमें एक बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और बॉक्स में और ट्रेन के फ्लोर में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस है, सिर्फ उसकी वैल्यू गिवन है 0.15, ये गिवन है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ट्रेन का, कि जो बॉक्स है वो किस पे रहे, स्टेशनरी रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए निकालना। आपने ये देखा ना, अगर ट्रेन एकदम से स्पीड पकड़ लेती है तो क्या होता है, बॉक्स स्लाइड कर जाता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, मतलब एक्सेलरेशन अगर कम होता है, तो बॉक्स स्लाइड नहीं करता। तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए कि बॉक्स स्लाइड न करे? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो देखो, अगर बॉक्स मोशन में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होती है। क्लियर? लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलता है? म्यू एस इंटू एन से निकलता है। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन एन किसके इक्वल होता है? ये एम इंटू जी के इक्वल होता है। तो एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? एम इंटू जी। तो म्यू एस इंटू एम जी, तो एन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, सॉरी, एम इंटू जी। एक बार मुझे बताओ, क्या यहां तक समझ में आ गया? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू, फिर एन की वैल्यू, ये एफ एस आ गया। इस बॉक्स पे इस फोर्स के अलावा, फ्रिक्शन फोर्स के अलावा क्या और कोई फोर्स अप्लाइड है? आंसर है नहीं। तो इसका जो नेट फोर्स है वो एफ एस ही है। समझ में आ गई ये चीज? तो इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन दिस बॉक्स इस क्या हो गया? ये म्यू एस इंटू एम जी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको इस वाली वैल्यू को किसके इक्वल करना है? नेट फोर्स को किसके इक्वल करना है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो ये m इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर? म्यू एस इंटू एम जी। अब देखो, यहां दोनों से m और m कट गया, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहां पर? म्यू एस इंटू जी। अब म्यू एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.15, और जी की वैल्यू पता है कितनी होती है? 10। हाँ, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला नेट फोर्स। ओके, देखो ध्यान देना, यहां पर नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस बॉक्स पे, वो क्या है? कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ किसके इक्वल है वो? स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। लेकिन बॉक्स मोशन में तो है, क्योंकि ये ट्रेन मोशन में है, इसलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जो बॉक्स है उस पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बॉक्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है ट्रेन का एक्सेलरेशन। समझ में आ गया ये चीज? अगर आप एक रेफरेंस फ्रेम से देखोगे, अगर आप आउट ऑफ द ट्रेन देख रहे हो, तो बॉक्स किस में है? वो मोशन पे है। क्लियर? तो उसको हम किसके इक्वल कर देंगे? बॉक्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो नेट फोर्स है इसको मैंने m इंटू ए से इक्वल कर दिया, m इंटू ए। क्लियर हो गया ये चीज? जो, तो यहां से a की वैल्यू आ गई म्यू एस इंटू जी। अब म्यू एस की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 और g की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो बॉक्स मोशन में आ जाएगा, बॉक्स मूव करने लग जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। अ मास ऑफ 4 kg
a mass of 4 kg rest on a horizontal plane, rest on a horizontal plane, a mass of 4 kg rest on a horizontal plane, full stop. The plane is gradually inclined, the plane is gradually inclined until at an angle of 15 degree, until at an angle of 15 degree with horizontal, with horizontal, full stop. The mass just begin to slide, the mass just begin to slide, full stop. What is the coefficient of static friction? What is the coefficient of static friction? Between the block and the surface, between the block and the surface. Between the block and the surface. क्या फाइंड आउट करना है? क्या ये पढ़ के समझ में आ गया? त्रिशा बताओ क्या फाइंड आउट करना है? वह भी क्या फाइंड आउट करना है? नहीं, वो तो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था जिसपे 4 kg का मास रखा हुआ था। प्लेन को धीरे धीरे हमने क्या किया? टिल्ट किया, है ना? हाँ, क्या फाइंड आउट करना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसको किससे डिनोट करते हैं हम? म्यू एस से। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, मास रखा हुआ था, धीरे धीरे इसको टिल्ट करना स्टार्ट किया। तो टिल्ट करना स्टार्ट किया तो ये फिर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉक्स ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, कितने डिग्री पे टिल्ट स्लाइड होना वो स्टार्ट हुआ? 15 डिग्री पे। तो इस एंगल पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। चलो बताओ क्या आएगा? थोड़ा बहुत पुरानी चीजें रिकॉल करो। देखो मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन खुद से ट्राई करो एक बार। कर सकते हो चाहो तो वैसा।
आया और किसी का? देखो इधर ध्यान देना, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो कैसा बनेगा? ये हो गया पॉइंट मास, यहां पर ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि ये इस तरीके का बन रहा है, ये वाला हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 15 डिग्री वाला एंगल कहां पर का एंगल है? कौन सा एंगल है 15 डिग्री वाला? ठीक है, तो इसको ना इस तरीके से मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं। ये वाला एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 15 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाला एंगल अगर 15 डिग्री बन रहा है, ये एंगल अगर 15 डिग्री बन रहा है, नहीं ये इसके साथ नहीं बन रहा है ना, एमजी के साथ नहीं बन रहा है, सॉरी मैं गलत बना रहा हूं। ये एंगल 15 डिग्री, 15 डिग्री किसके साथ बन रहा है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बन रहा है। हाँ, 15 डिग्री mg के साथ नहीं बन रहा है, ये mg और इसके बीच का एंगल, अगर इसको ऐसा बना दिया जाए, इस तरीके से अगर बनाया जाए, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ? ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? ये वाला एंगल बन जाएगा 75 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला एंगल, यहां पर ये एंगल कितना हो गया? ये 75 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये 75 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? ये एंगल कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? यहां पर क्या निकालना था क्वेश्चन में? म्यू एस की वैल्यू। तो म्यू एस की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? म्यू एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा, और थीटा की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो। तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे? एंगल में गलत मार्क कर रहा हूँ क्या? शायद वो आना चाहिए 15 डिग्री। हम्म, रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन में आया है, ये वाला एंगल हो गया 45 15। एंगल कितना ले रहे हो? 15 डिग्री ना, तो यहां पर आ जाएगा tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है पता है क्या? tan 60 माइनस 45। tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। रैशनलाइज कर दो इसको, रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, नहीं √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 1, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये सब कट गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 2 माइनस √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। 1.73, 2 में से 1.73 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.27। तो ये आ जाएगी म्यू एस की वैल्यू। चेक कर लेना एक बार। हम्म, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा से भी बना सकते हो, हाँ। लेकिन वो लंबा हो जाएगा, डायरेक्टली हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, उसी को यूज कर लो जो अभी हमने यूज किया था। ठीक है, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा करके बनाओगे तो भी बन जाएगा हालांकि वो। ठीक है, किया क्या तुमने? उसको सॉल्व किया वैसे? ओके, ठीक है, ट्रायल करके देख लेना, बट डायरेक्टली हमने वो डेरिवेशन किया तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो।
What is the acceleration of the block? What is the acceleration of the block? And the trolley system. And the trolley system. And the trolley system. Shown in figure. Shown in figure. Shown in figure. फिगर ड्रॉ कर लेना. shown in figure. फिगर ड्रॉ कर लिया. इसके बाद लिखना द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.04. म्यू के इज इक्वल टू 0.04. इट इज बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस. What is the tension on string and acceleration of trolley? What is the tension on string and acceleration of trolley? स्ट्रिंग पे टेंशन और ट्रॉली का एक्सेलरेशन, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है. मासलेस पुली हम ले रहे हैं यहां पर, जो पुली कनेक्टेड है. ठीक है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो टेंशन है वो सेम रहेगा. मतलब जितना टेंशन यहां पर है, जो ये पुली, जो ये स्ट्रिंग इस मास पे अप्लाई कर रहा है, सेम टेंशन यहां पर भी होगा जो ये स्ट्रिंग इस वेट पे अप्लाई कर रहा है. क्लियर? ओके, सो 3 kg वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जिससे आपको टेंशन आराम से मिल जाएगा. हाँ, 30. ओके, तो 3 kg वाले मास को अगर लेते हैं, ये 3 kg वाला मास हो गया. इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो m इंटू जी हो गया, मतलब 30 न्यूटन हो गया. और टेंशन T हो गया, तो यहां पर T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 न्यूटन. नेट फोर्स ऑन अप्लाइड ऑन द बॉडी सेम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब आते हैं 20 kg वाले मास पे, जिसपे कौन कौन सा टेंशन फोर्स अप्लाइड है. 20 kg वाला जो मास है उसमें कौन कौन सा फोर्स अप्लाइड है. तो एक टेंशन फोर्स अप्लाइड है T, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली, वो कितनी है? 30 न्यूटन. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है तेरा? नहीं, 1 से कम आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा. 220 बाय 220 बाय ऐसा कुछ आ रहा है. 22/20 आ रहा है क्या? नहीं, उसमें एक गलती किया. क्या किया बता रहा हूं मैं. ऑलमोस्ट पहुंच गया, बस छोटी सी गलती है. हाँ, यहां तक हो गया सबका. और कौन कौन से फोर्सेस इस पे अप्लाइड है? देखो, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन का. 20 kg मास है, m इंटू जी. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वो भी कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन का हो जाएगा. क्लियर? फिर इधर पे जो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? म्यू के इंटू एन. तो यहां पर एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो म्यू के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.04. एन की वैल्यू कितनी हो गई? 200. मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन आ गया, जो इस डायरेक्शन में है. और ये जो टेंशन फोर्स है, ये एक्चुअली उसका क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स. तो एफ नेट, जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ रहा है? 30 माइनस 8. 30 माइनस 8 मतलब ये कितना आ गया? 22 न्यूटन. क्या यहां तक समझ में आ गया? ओके, यहां तक हो गया.
अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया हमारे पास नेट फोर्स ना, नेट फोर्स हो गया। अब देखो हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स को हम किसके इक्वल कर देंगे, m इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब मास कितना ले रहे हो, यहां पर तू गलती कर रहा है, 20 ले रहे हो, लेकिन 20 नहीं होगा, मास होगा इसका 23। क्यों 23? क्योंकि ये जो नेट एक्सेलरेशन है, पूरे का एक्सेलरेशन जो है वो दोनों को मास को मिला के, याद है कि नहीं, हमने पुलिस सिस्टम वाला एक क्वेश्चन किया था, ये वाला अगर मास m1 है, यहां पर अगर मास m2 है, तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते थे, m1 प्लस m2। तो यहां पर भी ये दोनों मासेस का क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहां पर m की जगह पे क्या ले लेंगे हम, 23। तो इसलिए a की वैल्यू आ जाएगी 22/23। क्लियर हो गया ये चीज, जो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हटा दो ये क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना डेटा वाला क्वेश्चन है, एक डेरिवेशन मान लो, डेरिवेशन के जैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m is in motion, is in motion with initial velocity v naught, with initial velocity v naught, full stop. The block is in, हेलो, हाँ हाँ मैं यहीं पर हूं, हाँ. The block is in contact with surface, the block is in contact with surface, the block is in contact with surface, and the coefficient of correlation and the coefficient of correlation is mu, and the kinetic friction is Fk, and the kinetic friction is Fk, F subscript K, full stop. Find the time after which, find the time after which block comes in rest, block comes in rest, full stop. Also find net displacement of the block, also find net displacement of the block. Find the time after which block comes in rest, full stop. Also find net displacement of the block. पहले ये पूरी सिचुएशन को पढ़ो, समझो और बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें डेटा। त्रिशा समझाएगी ना, क्वेश्चन को बस पढ़ो और क्या क्या डेटा गिवन है समझाना है बस वो तुमको। तो पहली लाइन क्या बोल रही है, एक ब्लॉक है जो जिसका मास m है, डायग्रामेटिकली भी समझते चलते, एक ब्लॉक बना दिया जिसका मास ले लिया हमने m, जो मोशन में है, तो मान लेते हैं वो इस तरफ मोशन में है, इस डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है उसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को उसने किससे डिनोट किया है, v नॉट, तो मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये चीज। फिर क्या लिखा हुआ है, द ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विथ सरफेस, तो ब्लॉक सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, म्यू से। अगर मोशन में है तो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है म्यू के, लेकिन यहां पर म्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको किससे डिनोट किया है यहां पर, एफ के से। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एफ के। ये क्लियर हो गया सबको यहां तक।
ठीक है, इसके बाद और क्या बोल रहा है, बस इतना ही चीज गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक रेस्ट पे आने वाला है। ठीक है, यहां पर आके वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो आपको यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना है। क्लियर हो गया ये चीज? और आपको यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि वो रेस्ट पे आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो जब वो यहां से यहां तक आ गया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इतना है, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या लेना है हमें? 0। क्या ये क्लियर हो गया? बॉक्स में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ वो पहले से मोशन में था। ठीक है, उसका कुछ एनालिसिस गिवन नहीं, पहले से मोशन में था, किस वेलोसिटी से था बस उतना पता है। समझ में आ गया ये चीज? तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो स्लाइड होते होते वो बीच में जाके थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? टी की वैल्यू निकालनी है और ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बताओ कैसे करेंगे कैलकुलेशन इसका? टी क्या होगा? -v0/a। चलो कैलकुलेशन कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला यूज किया। v फाइनल वेलोसिटी क्या ले लिया? 0। u इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिया? v0 प्लस यहां पर क्या ले लिया? at। क्लियर हो गया ये चीज? तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? -v0/a, ये हो जाएगी टाइम t। ठीक है, सही बोला। लेकिन ए के बारे में कोई डेटा गिवन नहीं है, हमें जो आंसर चाहिए वो ए के टर्म्स में नहीं चाहिए, क्योंकि ए हमें पता नहीं है। हमें जो जो चीजें पता है, हमें क्या पता है? म्यू पता है, हमें क्या पता है? v0 पता है, हमें क्या पता है? m पता है, और g पता होता है, एक्सेलरेशन। तो आंसर उन टर्म्स में चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब ये चीज तो तुमने सही बताई, अब प्रॉब्लम है कि ए की वैल्यू क्या होगी वो निकालना पड़ेगा। तो ए यहां पर नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? हाँ, ओके, म्यू जी, ठीक है, चेक करते हैं। तो ए यहां पर नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा ए? तो यहां पर ध्यान देना, जो इसका एफ के है वही इसका क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो नेट फोर्स कैसे निकलता है? m इंटू ए। नेट फोर्स की जगह पे क्या लगा देंगे हम? m इंटू ए। और एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कैसे निकलता है? म्यू इंटू एन, ऐसे निकलता है। समझ में आई ये चीज? लेकिन हम इसको नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि मोशन का जो डायरेक्शन है और जो अप्लाइड फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? -μn/m। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आया ना ये चीज? अब n क्या होता है? n क्या होता है जल्दी बताओ? नॉर्मल रिएक्शन, और वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? mg के। तो n को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? mg से। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -μmg अपॉन में क्या आ गया? m। दोनों से m और m कटा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? -μg। और ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को उठा के यहां पर पुट कर दो, तो t की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? -v0/म्यू इंटू जी। समझ में आ गया? और g की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा -v0/10 म्यू। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती की। हाँ, ये म्यू ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? -μg। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, मतलब ये प्लस। हाँ ठीक है। हाँ करेक्ट। कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट? थर्ड इक्वेशन से, v² - u² = 2as। थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, v² - u² = 2as। v की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस u इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v0² = 2। a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, -μg इंटू s। तो यहां पर आ जाएगा v0² -2μg इंटू s। ये अपॉन में आ जाएगा v0² डिवाइडेड बाय -2μg
इज इक्वल टू एस, दोनों का माइनस माइनस कट गया तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ये आ जाएगी एस की वैल्यू, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ये अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए ना, इसका मतलब ये समझ जाना, इससे रिलेटेड डेटा वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आपसे बन जाने चाहिए। मैंने जनरल बता दिया ना, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, और अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये फ्रिक्शन पे बेस्ड तो नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, अ मास ऑफ 6 kg is suspended by a rope. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter, of length 2 meter from the ceiling, from the ceiling, full stop. A force of 50 newton, a force of 50 newton, हाँ 50, a force of 50 newton is in horizontal direction, is in horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope, is applied at the midpoint P of the rope. Full stop. What is the angle the rope makes? What is the angle the rope makes with vertical in equilibrium? What is the angle the rope makes with vertical in equilibrium? What is the angle the rope makes with vertical in equilibrium? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। और अगर आप लोगों ने, मैं नोट इसलिए कराता हूं, क्वेश्चन मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन नोट कराने का ऑब्जेक्टिव आप लोग सुनते समय पढ़ लो, उसको समझ लो। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो एक लोड है, एक वेट है, कितना है उसका मास? 6 kg। उसको अभी डायग्राम बनाना नहीं, सिर्फ समझना। उसको 2 मीटर लॉन्ग रोप से इस तरीके से सरफेस से, सीलिंग से अटैच किया गया इस तरीके से, है ना। ये रोप की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ये तो नॉर्मल चीज है। फिर उसके बाद उसने एक चीज यूज की, एक बताया, एक फोर्स लग रहा है। कितने का लग रहा है? 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कहां पर लग रहा है? मिडिल ऑफ द रोप। तो ये मिडिल ऑफ द रोप मतलब यहां पर लग रहा है। अगर ये टोटल 2 मीटर है, क्वेश्चन में दिया है, तो 1 मीटर और ये 1 मीटर हो गया। मिडिल ऑफ द रोप मतलब यहां पर, इस पॉइंट को उसने मार्क भी किया है, क्या है? पी। यहां पर एक फोर्स लग रहा है। कितने का फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अभी रुक जाओ, अभी ये चीज ड्रॉ मत करना, ठीक है? यहां तक हो गया। अब अगर ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा भाई, बताओ? अगर ये फोर्स लगेगा तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जैसे ये वर्टिकल हो गया, मान लो यहां से अटैच था, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज, स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा यहां पर, क्योंकि फोर्स लगा इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का। ऐसे ही होगा ना, इसको, रस्सी को अगर मैं इधर खींच दूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और यहां पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर ये आ गया 6 kg, और ये वाला हो गया पॉइंट पी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये समझाओ। एंगल ऑफ द रोप विथ वर्टिकल। तो ये जो रोप है, ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। क्या ये समझ में आ गया? तो आपको यहां पर ये वाला एंगल निकालना है, और इस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। ओके, अब यहां पर हम फ्री बॉडी डायग्राम यूज करेंगे। फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं, मैं बता दूं, ठीक है?
सिंपल जो अभी हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड फ्री बॉडी डायग्राम वाला क्वेश्चन। फ्री बॉडी डायग्राम हम दो जगह पे लगाएंगे। पहला तो एक ये 6 kg वाले मास के लिए, तो 6 kg वाले मास पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। एक तो इस डायरेक्शन में जो m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 60 न्यूटन, और दूसरा टेंशन फोर्स लगेगा। इस टेंशन फोर्स को मैं T1 से डिनोट कर देता हूं, तो ये वाला टेंशन फोर्स T1 हो गया, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 न्यूटन। ये हो गया सेकंड। अब हम पॉइंट P पे आते हैं। पॉइंट P पे अब तीन तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं। कौन सा? एक तो ये टेंशन फोर्स पेयर के फॉर्म में होता है, तो ये टेंशन फोर्स लग गया T1 जो इस डायरेक्शन में आ गया। दूसरा जो 50 न्यूटन का एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है जो इस डायरेक्शन में आ गया, T1 की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, 60 न्यूटन। और तीसरा जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला टेंशन फोर्स लग रहा है, और ये टेंशन फोर्स इस टेंशन फोर्स से अलग होगा। भले ही रोप सेम थी, लेकिन हमने वहां पर एक और फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर दिया, तो टेंशन चेंज हो जाएगा दोनों रोप में। तो इस टेंशन फोर्स को हम किससे डिनोट कर देंगे, T2 से। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां पर अगर देखा जाए, ये वाला इस वाले पार्ट को नेगेटिव x और ये वाला हो गया पॉजिटिव y, ये हो गया। आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। नेट फोर्स जो है हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो हम क्या करते हैं, हम ये T2 वाला जो फोर्स है, टेंशन फोर्स है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, बताओ जल्दी। ये थीटा इधर बन रहा है, T2 इधर है, तो क्या हो जाएगा, T2 cos थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या जाएगा, T2 sin थीटा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब T2 sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 50 न्यूटन के। तो यहां पर लिख देते हैं T2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 न्यूटन। और यहां पर भी इक्विलिब्रियम पे है, y एक्सिस पे भी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो T2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 60 न्यूटन। क्या ये समझ में आ गया? अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये T2 कट जाएगा, साइन बाय कॉस कितना बन जाएगा, tan थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 5/6। ओके, कॉट इनवर्स, हाँ सही है, कॉट इनवर्स 6/5 भी करेक्ट, सेम ही तो है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो ये क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अदर देन दिस देखो, मेरे को आज वो इम्पल्स भी स्टार्ट करना था, बट उसको मिड में करके कोई मतलब नहीं है। कुछ मैंने रैंडमली क्वेश्चन लेके आए थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। क्या ये क्लियर हो गया सभी को आज की क्लास? ठीक है, अगली क्लास में हम इम्पल्स करने वाले हैं। इम्पल्स क्या होता है वो देखेंगे, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, और उसके कुछ केस स्टडी देखेंगे। ठीक, सेंट्रिपेटल हाँ आएगा इसमें, सर्कुलर मोशन के अंदर आएगा, हाँ ठीक है। वो एक लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं है फिर इसके अंदर। ठीक है, तो हार्डली 1-2 क्लास और लगेंगी, मे बी एंड हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके, एंड करते हैं फिर आज।